जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की जहां नेशनल आइडेंटिटी या राष्ट्रीय पहचान जैसी कोई चीज ही नहीं है। इंसान एक जगह पैदा होता है, उसकी अपनी एक भाषा है, अपना एक कल्चर है, लेकिन फिर भी वो किसी देश का हिस्सा नहीं है। कमाल की बात है ना। नमस्कार, और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की। चलिए गहराई से समझते हैं कि कैसे एक छोटे से विचार ने पूरे के पूरे महाद्वीप को झकझोर कर रख क्या दिया। हो अगर जर्मनी और इटली जैसी कोई जगह होती ही नहीं। चलिए टाइम ट्रैवल करके 18th सेंचुरी के यूरोप में चलते हैं। आज जहां हमें मैप पर एकदम क्लियर बड़े बड़े देश दिखाई देते हैं, उस समय वहां सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए थे। जर्मनी या इटली नाम का कोई देश था ही नहीं। इसके बजाय वहां करीब 30 से 40 छोटे छोटे स्टेट्स थे। हर स्टेट का अपना अलग राजा, अलग कानून और अलग करेंसी। लोगों की लॉयल्टी किसी नेशन या देश के प्रति नहीं होती थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक राजा के प्रति होती थी। एकता का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। तो आज के इस ऐतिहासिक सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे एक नई सोच का जन्म, फिर नेपोलियन के लाए गए बदलाव, इसके बाद हम कल्चर और लिबरलिज्म के असर को समझेंगे, फिर क्रांतियों का वो दौर और बिस्मार्क का रक्त और लौह का खेल, और आखिर में इस पूरे मूवमेंट का एक बेहद खतरनाक अंजाम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, एक नई सोच। वो एक छोटी सी चिंगारी जिसने एक पूरे महाद्वीप में आग लगा दी। बात है 1789 के फ्रांस की। सोसाइटी अंदर से पूरी तरह खोखली और अन्याय से भरी हुई थी। पूरा समाज 3 हिस्सों में बटा था, जिन्हें एस्टेट्स कहा जाता था। अब ध्यान से सुनिएगा। क्लर्जी और नोबिलिटी यानी पादरी और कुलीन वर्ग, ये समाज का सिर्फ 10% हिस्सा थे, लेकिन मजे की बात यह है कि सारी पावर और सारी लग्जरी इन्हीं के पास थी। और सबसे बड़ा मजाक, इन्हें कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। दूसरी तरफ थे 90% आम लोग, किसान और मजदूर। समाज का सारा बोझ और सारे टैक्सेस ये 90% लोग उठाते थे, लेकिन इनके पास कोई राइट्स नहीं थे। अब आप ही सोचिए, ये सिस्टम आखिर कब तक चल सकता था। इस भयानक गुस्से का विस्फोट तो होना ही था। भयानक विस्फोट हुआ। आम जनता रातों रात विरोध में सड़कों पर उतर आई। उनके नारों ने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। दुनिया के सामने पहली बार ये रेवोल्यूशनरी आइडिया रखा गया कि सत्ता पर किसी राजा का एकाधिकार नहीं है। एक देश किसी राजा की जागीर नहीं, बल्कि अपने लोगों का होता है। और दोस्तों, बिल्कुल यहीं से नेशनलिज्म का असली जन्म हुआ। हमारा दूसरा पड़ाव, नेपोलियन और बदलाव। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नींव सुधारों और युद्धों पर रखी गई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद तो जैसे पुरानी व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह गई, और इसी भयानक अफरा तफरी के बीच उदय होता है इतिहास के सबसे फैसिनेटिंग कैरेक्टर का, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन की इमेज ना बड़ी ही कॉन्ट्रडिक्टरी थी। एक तरफ वो एक कमाल का सुधारक था। उसने नेपोलियनिक कोड लागू किया, कानून के सामने सबको बराबर खड़ा कर दिया और जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे वीआईपी प्रिविलेजेस खत्म कर दिए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि वो एक बेहद आक्रामक विजेता भी था। उसने दूसरे देशों पर हमले किए, उनकी जमीनों पर कब्जा किया और विदेशी लोगों पर जबरदस्ती अपना रूल थोप दिया। लेकिन हिस्ट्री का एक बहुत ही सिंपल सा नियम है, रेजिस्टेंस ही लोगों को एकजुट करता है। नेपोलियन की इस आक्रामकता का एक ऐसा नतीजा निकला जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। जब एक बाहरी इंसान जर्मनी और इटली जैसे इलाकों पर राज करने लगा, तो वहां के लोगों को एकजुट होने के लिए एक कॉमन फॉरेन एनिमी मिल गया। नेपोलियन ने अनजाने में ही पूरे यूरोप में नेशनलिज्म को एक बेहद शक्तिशाली हथियार में बदल दिया। तीसरा चैप्टर, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और उदारवाद। जब ये आंदोलन सिर्फ राजनीति से कहीं आगे निकल गया। अब ये मूवमेंट सिर्फ राजनीति या जंग के मैदान तक सीमित नहीं था। रोमांटिसिज्म नाम के एक आर्ट और लिटरेचर मूवमेंट ने लोगों के दिमाग से ज्यादा उनके दिलों पर हमला किया। हर्डर जैसे फिलोसोफर्स ने दुनिया को बताया कि हर नेशन की अपनी एक अनोखी आत्मा होती है। जो भाषा कल तक सिर्फ बात करने का जरिया थी, वो अब कल्चरल सर्वाइवल का हथियार बन चुकी थी। कवियों और कलाकारों ने लोगों को एहसास दिलाया कि उनकी साझी भाषा और परंपराएं ही उन्हें एक नेशन बनाती हैं। ये एक इमोशन था। अब नेशनलिज्म की आग तो लग चुकी थी, लेकिन इसमें एक और आइडियोलॉजी ने घी डालने का काम किया, और वो थी लिबरलिज्म यानी उदारवाद।
19वीं सेंचुरी में इसका सीधा सा मतलब था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पैदा हुए नए एजुकेटेड मिडिल क्लास की मांगे। ये मांगे थी इंडिविजुअल फ्रीडम, कानून का शासन और एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। इस नए वर्ग ने नेशन के इस इमोशनल विचार को व्यक्तिगत आज़ादी के साथ बहुत ही खूबसूरती से जोड़ दिया। और इसी से जन्म हुआ इकोनॉमिक नेशनलिज्म का। साल था 1834 जब जर्मनी में ज़ोल्वेराइन नाम का एक इकोनॉमिक यूनियन बनाया गया। इसने क्या किया? इसने जर्मनी के उन छोटे छोटे स्टेट्स के बीच लगने वाले इंटरनल ट्रेड टैक्सेस को जड़ से हटा दिया और एक कॉमन मार्केट तैयार कर दिया। इस यूनियन ने दुनिया को साबित कर दिया कि अगर आप ट्रेड बैरियर्स हटाकर इकोनॉमिक यूनिटी लाते हैं तो वो आगे चलकर एक विशाल पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का रास्ता खुद ब खुद खोल देती है। बढ़ते हैं चौथे अध्याय की तरफ, क्रांतियों का युग, जब किताबी विचार वास्तविकता की सड़कों पर उतरे। अब ये नए विचार सीधा राजाओं की सदियों पुरानी सत्ता से टकराने लगे थे। 1789 के भूकंप के बाद 1830 में फ्रांस और बेल्जियम में फिर से विद्रोह की लहर उठी। लेकिन सबसे बड़ी सुनामी आई 1848 में, जिसे इतिहास में ईयर ऑफ रेवोल्यूशंस कहा जाता है। फ्रांस ने अपनी राजशाही को पूरी तरह से उखाड़ फेंका और एक रिपब्लिक की स्थापना की। वहीं जर्मनी में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने जर्मन स्टेट्स को मिलाकर एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का बेहद सीरियस प्रयास किया। हर तरफ बदलाव की हवा थी। लेकिन इतने बड़े स्केल पर होने के बावजूद 1848 की ये क्रांतियां फेल क्यों हो गईं? इसका सबसे बड़ा कारण था मिडिल क्लास और मजदूर वर्ग के बीच यूनिटी की भारी कमी। जो क्रांतिकारी थे उनके अपने अपने गोल्स अलग थे, और सबसे अहम बात, मिलिट्री पावर अभी भी राजाओं के ही हाथों में थी। और तो और जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने प्रशा के राजा को यूनाइटेड जर्मनी का ताज ऑफर किया तो भाई साहब ने उसे सीधे ठुकरा दिया। मिलिट्री रूप से भले ही ये विद्रोह फेल हो गए हों, लेकिन वैचारिक रूप से इन्होंने नेशनलिज्म को एक अनस्टॉपेबल फोर्स बना दिया था। पांचवा पड़ाव, रक्त और लौह का खेल, एकीकरण की वो क्रूर सच्चाई जिसने यूरोप को दहला दिया। रोमांटिक विचारों, सुंदर कविताओं और पार्लियामेंट की बहसों का युग अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अब एंट्री होती है निर्मम सैन्य व्यावहारिकता की। प्रशा के चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क, इनका एक बेहद खौफनाक लेकिन असरदार मानना था। उन्होंने कहा था, समय के बड़े सवाल भाषणों से नहीं बल्कि रक्त और लौह, ब्लड एंड आयरन से तय होंगे। बिस्मार्क का विजन बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। नेशनल यूनिटी केवल और केवल युद्ध और मिलिट्री ताकत से ही हासिल की जा सकती है, बातों से नहीं। और ये था आयरन मैन बिस्मार्क का अचूक मास्टर प्लान। ये किसी चेस गेम से कम नहीं था। स्टेप 1, ऑस्ट्रिया की मदद लेकर डेनमार्क को हराना। स्टेप 2, अपने ही एलाय ऑस्ट्रिया को धोखा देना और उसे महज 7 हफ्तों के अंदर घुटनों पर ले आना। एंड फाइनली स्टेप 3, फ्रांस को चालाकी से उकसाकर एक युद्ध शुरू करना और उसे हराना, ताकि जर्मनी के सारे बचे हुए स्टेट्स एकजुट हो सकें। ये एक इनक्रेडिबल मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी और इसका नतीजा 1871 में राजा विल्हेम फर्स्ट को एक यूनाइटेड जर्मन एम्पायर का सम्राट घोषित कर दिया गया। जर्मनी और इटली दोनों ही आखिरकार एक नेशन बनने में कामयाब रहे, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के उनके रास्ते बिल्कुल अलग थे। जर्मनी में जहां बिस्मार्क ने अकेले अपने दम पर क्रूर कूटनीति और रक्त और लौह की मिलिट्री पॉलिसी का इस्तेमाल किया, वहीं इटली का एकीकरण 3 अलग-अलग लीडर्स का रिजल्ट था। मैज़ीनी के दूरदर्शी विचार, कवूर की बेहद चतुर डिप्लोमेसी और गैरिबाल्डी के साहसी आर्म्ड रिबेलियंस। दोनों की कहानियां अलग पर अंजाम एक, पूर्ण एकीकरण। और अब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव, एक खतरनाक परिणाम, यूरोप का वो बारूद का ढेर जो फटने के लिए तैयार था। अब इस कहानी का रुख थोड़ा डरावना हो जाता है। हम बात कर रहे हैं बैल्कन संकट की। ये एरिया अलग अलग एथनिक ग्रुप्स का एक बहुत ही वॉलेटाइल और अनस्टेबल मिक्स था। सदियों से यहाँ राज करने वाला ऑटोमन एम्पायर अब बूढ़ा और कमजोर हो रहा था, और इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए रशियन और ऑस्ट्रियन एम्पायर्स इंटरफेरेंस बढ़ने लगा। साथ ही लोकल ग्रुप्स के अंदर आज़ादी की तीव्र इच्छा उबल रही थी। एथनिक फ्रीडम और इंपीरियल लालच के इसी भयानक टकराव ने बैल्कन को एक टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब में बदल के रख दिया। नेशनलिज्म दरअसल एक दोधारी तलवार साबित हुआ। जरा सोचिए, जिस विचार ने आम लोगों को आज़ादी दी, उन्हें एक नई पहचान दी और जर्मनी, इटली जैसे मजबूत नए देश बनाए, ठीक उसी विचार ने आगे चलकर विनाशकारी राइवलरीज को जन्म दे दिया। देशों के बीच का ये एक्सट्रीम कंपटीशन, साम्राज्यवाद यानी इंपीरियलिज्म की अंधी होड़
और बाल्कन की इसी भयंकर टेंशन ने अंततः पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 1 की भयानक आग में धकेल दिया। तो अंत में इतिहास हमारे सामने एक बहुत गहरा और चुभने वाला सवाल छोड़ जाता है, नेशनलिज्म। क्या ये एक ऐसी ताकत है जो राष्ट्रों का निर्माण करती है, या एक ऐसी ताकत है जो उन्हें हमेशा के लिए नष्ट कर देती है? इस ऐतिहासिक सफर से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कोई भी आइडिया, चाहे वो कितना भी पवित्र क्यों न हो, जब वो अंध प्रतिस्पर्धा और अतिवाद का रूप ले लेता है तो उसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और अनसुनी कहानी के साथ।